चलिए आज शुरू करते हैं क्योंकि 3 पेज पढ़ना है। आज की मीटिंग ख़त्म करनी है तो शुरू करते हैं। पहले एक व्यक्ति ने कुछ सवाल पूछा है, उसके ऊपर मैं आता हूँ। ये YouTube के चैनल के ऊपर लास्ट जो मीटिंग पेपर था उसके अंदर किसी ने पूछा था कि ये योग सूत्र जो तावरिया जी का है उसके अंदर जो सूत्र है चैप्टर 2 का 50 सूत्र 50वां सूत्र, तो वो जो है वो उसके अंदर वो प्राण के बारे में बात है। योग सूत्र है जो है वो प्राण का नियमन किस तरह करना होता है उसके बारे में ये सूत्र है। तो उसके अंदर ये तावरिया जी ने 3SRV और फेस की भी बात की है, तो वो उसको समझ में नहीं आता था। तो सूत्र में बात ये है, सूत्र का सार ये है कि बाह्य, आंतरिक और स्थिर, इस तरह प्राण का नियमन 3 रूप से होता है और वह देश, काल और संख्या के हिसाब से दीर्घ या सूक्ष्म होता है, ऐसा महर्षि पतंजलि ने सूत्र में कहा है। अब यहाँ ये सबका अर्थ क्या है, बाह्य, आंतरिक और स्थिर, तो वो किस चीज़ के बारे में है। तो तावरिया जी बताते हैं इसके सूत्र के अंदर कि बाहर का मतलब जो है वो हमारा जो श्वास बाहर चल रहा है, मतलब कि जो स्थूल शरीर से हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं वो बाहर की बात है। आंतरिक का मतलब जो है हमारा प्राण जो हम एस्ट्रल में लेते हैं वो आंतरिक की बात है। और जो स्थिर का मतलब क्या है कि जब श्वास और प्राण को सिंक्रोनाइज हम करते हैं, सहकालीन करते हैं, तो वो स्थिर हो जाता है, मोशनलेस हो जाता है। तो वो स्थिर के बारे में जो है बात वो प्राण और श्वास का सिंक्रोनाइज करने की बात है। और उसके बाद में जो आता है कि भाई सिंक्रोनाइज करने के लिए ही तावरिया जी ने 3 रिदमिक ब्रीदिंग दिया है। और जो प्राण को स्थिर करना है, मतलब सिंक्रोनाइज करके स्थिर करना है, और स्थिर करने के लिए फेज एक्सरसाइजेस तावरिया जी ने दी है। तो फेज करने से 3 रिदम में करनी होती है तो सिंक्रोनाइज भी हो जाता है और 3 स्टेप इसमें मदद करता है। तो ये 3 शब्दों के लिए ये 3 बात है। उसके अलावा ये सूत्र के अंदर 2 शब्द है, देश, काल और संख्या। तो देश का मतलब ये है कि ये श्वास और प्राण कहाँ शरीर के अंदर इकट्ठा होते हैं। तो जो मूलाधार जगह है वो ऐसी जगह है कि जहाँ प्राण और श्वास एक दूसरे को मिलते हैं, क्योंकि प्राण वहाँ से इसका इंटेक होता है। तो ये जो ये शब्द जो है इसके लिए ये देश के लिए बात है। फिर संख्या, तो हम जानते हैं कि 12 साइकिल्स पर रिदम की बात इसमें है। 12 साइकिल्स पर मिनट लेना है और वो रिदम है। तो संख्या कितनी, तो 12, कि 1 मिनट के अंदर 12 बार श्वास लेना और छोड़ना पड़ता है। और काल का मतलब ये कि ये हमें 3SRV 24 घंटे करना पड़ता है, तो वो उसमें काल की भी बात है। इस तरह ये जो अलग अलग शब्द है उसको तावरिया जी ने योग सूत्र में इस तरह बताया है। और 3SRV और फेज एक्सरसाइज का भी उसमें खास महत्व है, क्योंकि 3SRV जो है वो दीर्घ भी होता है और सूक्ष्म भी हो सकता है। और वो दूसरा ये भी कहते हैं कि जो प्राणायाम है तो असली माने में तो 3SRV ही प्राणायाम है, क्योंकि 3SRV जब एस्टेब्लिश होता है तो हम प्राण का नियमन कर सकते हैं। उसके पहले जो प्राणायाम करते हैं वो सही में प्राणायाम नहीं है। जब 3SRV बैठता है तो ही रियल प्राणायाम शुरू होता है। तो ये किसी का सवाल का जवाब यहाँ हमने दिया है। तो फिर से मीटिंग पेपर्स पर आते हैं। पपेट्स के ऊपर लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। पपेट माने कठपुतली। तो फिलोसॉफिकल तो लोग कहते हैं, जो भजन कीर्तन वगैरह में भी कहते हैं कि हम तो कठपुतली है और भगवान हमें नाचना चाहता है वगैरह वगैरह। पर तावरिया जी ने ये कठपुतली में पूरा मीनिंग ही बदल दिया है कि बाहर से कोई हमें नहीं नचाता है, पर हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन का थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया है,
वही हमें नाचना चाहता है। और सिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया के अंदर ही हमारे IESM केंद्र है, तो हम ज़्यादा इमोशनल बन जाते हैं, तो वो भी हमारा एक प्रकार का कठपुतली का नाच चालू हो जाता है, अंदर गड़बड़ी चालू हो जाती है, अंदर डायलॉग चालू हो जाते हैं। तो ये सब जो है अंदर से ही है, बाहर से कोई नहीं करता है। हम खुद ही कठपुतली भी है और खुद ही कठपुतली को चलाने वाले भी हम खुद ही हैं। तो ये खेल इसके अंदर हमने इसमें देखा था लास्ट टाइम। और फिर यम नियम आसन प्राणायाम का एक नई डेफिनेशन तावड़िया जी ने उसमें दी थी कि जो प्री सेंसिंग मेडिटेशन है वो आप कुछ समय के लिए करते हैं, जिसको धारणा भी कहते हैं, वो प्री सेंसिंग है। तो धारणा नहीं पर कंसंट्रेशन उसको कह सकते हैं। धारणा तो अलग चीज़ है, धारणा जो है वो योग की एक स्थिति है, तो कंसंट्रेशन अलग चीज़ है। कंसंट्रेशन ब्रेन से होता है। तो प्री सेंसिंग जो है वो कुछ समय के लिए करते तो यम होता है, और जब इसको बढ़ाते हैं हम तो वो नियम बन जाता है, तो वो फिर मेडिटेशन बन जाता है। पर अगेन वो कहते हैं कि मेडिटेशन का मतलब ध्यान नहीं है, ध्यान अलग है और मेडिटेशन अलग है। मेडिटेशन आप ब्रेन से करते हैं, ध्यान जो है आप माइंड से करते हैं, और ये डिफरेंस कोई समझता नहीं है, और इसीलिए सब जगह पर ध्यान धारणा वगैरह पे नाम के ऊपर गड़बड़ी चलती रहती है। तीसरा जो है आसन, तो आसन भी जो है वो शरीर का आसन की बात नहीं है, पर ब्रेन का आसन, मतलब कि अंदर की स्थिरता, ब्रेन स्थिर हो जाता है, अब विचार नहीं उत्पन्न होते हैं। जैसे प्री सेंसिंग करते हैं तो हमारा ठहराव आ गया, हम जो संवेदना है संवेदना के साथ ही टिके रहते हैं, और जो है जो जिस तरह श्वास चलता है उसको खाली देखते रहते हैं, तो वहाँ ब्रेन फिर स्थिर हो जाता है, उसको ही आसन कहा गया है। और अंत में जो है प्राणायाम, अभी मैंने बताया इस तरह 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग ही रियल प्राणायाम है। तो ये 4 बात जो है वो एकदम नए ढंग से तावड़िया जी ने बताई है। अब आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर 102 पे हम थे। अब आगे देखते हैं, What is I born? When is I born? When we as infant are called by our parents by our name and teach us to point our finger towards our organism and say this is I. तो I का जन्म कब होता है? हम जो कहते हैं मैं करते रहते हैं सारी जिंदगी, बाद में तो मैं चालू होता रहता है। तो वो मैं का जन्म कब होता है? तो जब हम बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो जो माता पिता होते हैं उसको बच्चा हमेशा माँ बाप से ही सीखता है ज़्यादातर, और वो ऑब्जर्व करता रहता है कि माँ बाप क्या करते हैं, किस तरह बोलते हैं, क्या करते हैं। तो थोड़ा बच्चा समझदार होता है, करीब 2.5 साल का होता है, तो वो समझदार हो जाता है, और फिर वो देखता है कि जब मम्मी पापा मैं बोलते हैं तो मैं बोलते हैं तो अपनी ओर इशारा करके बोलते हैं। तो फिर बच्चा इस तरह सीख जाता है कि भाई मैं बोलना है तो मेरी ओर फिंगर करके बोलना है। हम ज़्यादातर जब मैं बोलते हैं तो हमारी ओर इशारा करके बोलते हैं, हमारे हृदय की ओर कई बार हम हाथ ले जाके बोलते हैं कि मैं, और इस तरह इशारा से बोलते हैं। तो ये बच्चा भी इस तरह सीखता है, और फिर जिंदगी भर वो भी मैं जब बोलता है तो अपने ऑर्गेनिज्म के बारे में, अपना देह तंत्र है वो मैं है, इस तरह वो समझता भी है और दिखाता भी है। Thus brain washed from infancy and accepting the organism as I. It is natural for the growing child to imagine that everything that happens is done by this I. तो ये जो है फिर एक जो बच्चे का जो ब्रेन होता है वो एक संस्कारित हो जाता है। फिर मैं क्या है और मैं किस तरह बोलना है वो संस्कारित हो जाता है, और वो सीख जाता है, और फिर वो अपने ऑर्गेनिज्म जो है मतलब देह तंत्र है उसको ही वो फिर वो आई समझ लेता है, मैं समझ लेता है, और जिंदगी भर मैं बोलता है तो वो अपने देह तंत्र के संदर्भ में बोलता रहता है। और इस तरह बच्चा इमेजिन भी करता है कि मैं जब बोलता है तो ऐसा सोचता है कि ये मेरे द्वारा हो रहा है। तो उसके द्वारा, जैसे हर व्यक्ति ऐसा सोचता है कि भाई ये मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ,
और बच्चे में भी इसी तरह जब छोटा होता है तो इस तरह का एक इमेजिनेशन उसमें भी आ जाता है। Slowly diplomacy enters and that too is taught by the parents. अब क्या होता है कि यहाँ मजे की बात यह है कि बच्चा किस तरह माँ बाप से सीखता है, तो उसके अंदर धीरे धीरे एक डिप्लोमेसी आ जाती है। डिप्लोमेसी मतलब एक व्यवहार कुशलता। डिप्लोमेसी वैसे तो राजकारण में ज़्यादा चलती है, पर यहाँ हमारे यहाँ भी जो लोग हैं वो डिप्लोमेसी से कई लोग ये कर। डिप्लोमेसी में क्या है कि किस तरह चीज़ों को मैन्युपुलेट करके रजू करना होता है, वो डिप्लोमेसी में खास एक चीज़ होती है। तो बच्चा यही सीखता है माँ बाप से डिप्लोमेसी। अब डिप्लोमेसी कैसे सीखता है कि फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति मानो कि पिताजी का कोई फ्रेंड है और वो घर पर आता है, पिताजी घर में है, वो उसको नहीं मिलना चाहता है, या मानो कि कोई लेनदार है तो पिताजी अवॉइड करना चाहता है, तो क्या करेंगे, बच्चे को बोलेंगे कि जा बेटा जाके कह दे कि पापा घर पर नहीं है। तो बच्चा तो निर्दोष बोला होता है, जाके बोल देता है कि नहीं पापा घर पर नहीं है। अब यहाँ डिप्लोमेसी चालू हो गई। बच्चा ने सीख लिया कि किस तरह इस तरह झूठ बोलना है, कि जब जब हमारा बचाव करना है, जब जब हमें कि कोई चीज़ इससे निकलना है, झूठ मूठ का किस तरह सहारा लेना है। तो इस तरह बच्चा फिर धीरे धीरे सीखता है पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, मम्मी किस तरह पापा से कुछ बात छुपाती है, पापा क्या करते हैं। ये सारी चीज़ें डिप्लोमेसी फिर बच्चा धीरे धीरे करके सीख लेता है। When things go wrong, then it is either due to other or due to God or destiny. और फिर एक हमारा बचाव का एक्सक्यूज का एक सबसे बड़ा हमारे पास क्या होता है कि गलत जब हमसे हो जाता है तो हम क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, मेरा तो कोई इरादा नहीं था पर उसने ऐसा किया इसलिए झगड़ा हो गया। या तो फिर कुछ और गलत हो जाता है तो हम भगवान के ऊपर ये कर देते हैं, भगवान के ऊपर दोषारोपण करते हैं कि ये सब भगवान कर रहा है, भगवान मुझे दुखी कर रहा है, भगवान जानबूझकर ये कर रहा है, मेरे जीवन में ही इतना दुख है, लोग तो कितनी मजा कर रहे हैं। ऐसा फिर व्यक्ति बड़बड़ाता रहता है और कई बार अपने नसीब को कोसता रहता है कि मेरा नसीब ही खराब है, इसलिए ऐसे लोग मुझे मिल गए और इस तरह मैं परेशान हूँ। तो ये सब एक्सक्यूजेस है, कोई इसमें कुछ भी सही नहीं है। व्यक्ति जीता है बिल्कुल गलत ढंग से जीता है। दिस आई इज विथड्रॉन under some such conditions, so we grow and live under such artificially created delusions and wear masks. तो इस तरह हम जो है वो इस तरह की परिस्थितियों से हमारा आई जो है वो लिपट जाता है। और इसी तरह हम जो आर्टिफिशियली जो एक कृत्रिम रूप से एक स्थिति या एक भ्रमना जो है वो भ्रमना को हम बनाते हैं और इसी तरह हम जीते हैं और बड़े भी होते हैं और एक प्रकार का मास्क पहन लेते हैं, एक बुर्का पहन लेते हैं और मतलब अंदर कुछ है बाहर कुछ चल रहा है, अंदर कुछ है बाहर कुछ दिखा रहे हैं। और इसी तरह एक दूसरे को जैसे सब लोग एक दूसरे को ठगते हैं, अंदर कुछ पड़ा है पर बाहर मीठी मीठी बात करेंगे, दूसरे को फुसलाएंगे, दूसरे के साथ जैसे कि उसके लिए बहुत कुछ मान है, इज्जत है, पर अंदर तो उसको कोसते रहते हैं। ऐसा हम सबके अंदर, ये कोई पर्टिकुलर बात नहीं है, सबकी ये वीकनेस होती है और सबके अंदर इस तरह ही सब लोग जीते हैं, एक प्रकार का मास्क पहन कर जीते हैं। पर ये गलत है। हकीकत ये है कि जितना व्यक्ति ट्रांसपेरेंट होता है और जीता है इतना ही वो जो है वो अच्छा जीवन जी सकता है। क्योंकि इस तरह का हम जो कृत्रिम जीवन जीते हैं वो आफ्टर ऑल तो हमें ही नुकसानकारक है। तो जितना हो सके इतना ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, जो चीज़ है वही हमें बतानी चाहिए। ये बुर्खा पहन के जीने का कोई मतलब नहीं है, उससे तो हमारे अंदर हम ही अंदर से और वीक होते जाते हैं। तो कब हो सके इतना ट्रांसपेरेंट होके ही जीना चाहिए। जो है जिस तरह का है जैसा है ऐसा ही जियो और इस तरह का ही बताओ।
मास्क पहनकर नहीं जीना है। सो ड्रॉप दिस आर्टिफिशियली क्रिएटेड आई, लिव पीसफुली एंड लेट इंटरनल प्रोसेसेस टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, ऑब्जर्व देम, लेटर करेक्ट देम एंड इंट्रोड्यूस रिदम इन योर लिविंग। तो इस तरह हमारा जो आर्टिफिशियली जो आई क्रिएट हो गया है, जो बचपन से लेके फिर उसको धीरे धीरे करके हमें छोड़ना है, उसको ड्रॉप करते जाना है और शांति से हमें जीना है। और जो इंटरनल प्रोसेस जो चल रही है उसके ऊपर छोड़ दो। इंटरनल प्रोसेस जो है वो सब कुछ ठीक ठाक करती है। जो मन के ब्रेन के स्तर की इंटरनल प्रोसेसेस है, थिंकिंग के स्तर की है, या फिर जो न्यूरल प्रोसेसेस है, ये सब अपने आप में सही ढंग से काम करते हैं। पर हम जब कुछ मैन्युपुलेट करते हैं उसको, और या उसके अंदर कुछ ये करते हैं, कुछ दरमियानगिरी उसके अंदर कुछ करते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इसको छोड़ देना है, उसको खाली ऑब्जर्व करो और फिर जितना करेक्शन की ज़रूरत है, जितना करेक्ट करना है, लगता है कि ये चीज़ गलत घुस गई है, जैसे किसी के अंदर फियर है तो बहुत ज़्यादा फियर घुस गया है तो फिर उसको करेक्ट करना है। किसी के अंदर क्रोध ज़्यादा घुस गया है तो उसको वो करेक्ट करना है। तो सिस्टम में जो कुछ खराबी आई है उसको थोड़ा थोड़ा करेक्शन उसमें करते जाना है और फिर रिदम के साथ में हमें जीना है। पूरी जिंदगी जो है वो रिदम से जिएंगे तो श्वास में रिदम, प्राण में रिदम, विचारों में रिदम और जीवन में रिदम, हर जगह फिर जीवन ये रिदम फैल जाएगी। When this happens, the interposing of I will cease and the flow of knowing that exists of itself will begin. Life will then be definitely beautiful without fear, doubt, pain or unpleasantness of any sort. तो जब ऐसा होगा, आप रिदम से जीने लगेंगे, तो जो आर्टिफिशियली जो आई आपने क्रिएट किया है, जो बीच में घुस जाता है, इंटरपोज होता रहता है, वो फिर बंद हो जाएगा इस तरह उसका घुसना। तो जब आप जीते हैं, बोलते हैं, तो फिर मैं नहीं करेंगे। वो उस समय आई जो है वो साइलेंट हो जाएगा। उसको कुछ कहना है तो भी वो इस तरह कहेगा जैसे वो कोई खास इसमें इसका कोई रोल ही नहीं, इस तरह करेगा। और फिर जो है नोइंग दैट एग्जिस्ट ऑफ इटसेल्फ, मतलब जो चिट्ठी जो बह रही है और चिट्ठी को सब कुछ पता है, वो अपने आप में चिट्ठी सब कुछ है। तो इस तरह की चिट्ठी का जो प्रवाह है वो हमारे अंदर चालू हो जाएगा और फिर व्यक्ति इस तरह का चिट्ठी का प्रवाह जो है, डिवाइन माइंड का प्रवाह है, वो डिवाइन माइंड का प्रवाह के साथ जीना चालू कर देगा। और तब फिर हमारी जीवन जो है ब्यूटीफुल हो जाएगा। न उसमें डर होगा, न उसके अंदर शंका होगी, न कोई दुख होगा और न कोई जो अनप्लेजेंट जो है इस तरह की कोई स्थिति बनेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो आई है और सब प्रॉब्लम का जो जड़ मूल से जो चीज़ पड़ी है, जो सोर्स है, वो भी आई है। अगर एक बार आई किसी तरह निकल जाता है और व्यक्ति सामान्य बन जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर व्यक्ति को अनेक प्रकार के आय हैं। किसी को पैसे ज़्यादा है, इसका आय है। किसी को बहुत पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, तो उसका आय है। किसी कोई ऑफिसर है, कोई अच्छी पोस्ट के ऊपर है, तो उसका ये एक अपना आय बना लिया है उसने। सब आर्टिफिशियल है, क्योंकि वो कोई हम जन्म से लेके नहीं आए। आर्टिफिशियल मतलब हम कोई जन्म से लेके ये नहीं आए हैं। ये हम हमारे घर से, कुटुंब से, सोसाइटी से, स्कूल से, इस तरह हमने ये सब सीखा है और इकट्ठा किया है। तो ये आर्टिफिशियल आई जो है वो कलेक्टिव एक प्रकार का आई है, मतलब बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट होके आई बनता है। और अलग अलग प्रकार के हमारे अंदर हजारों प्रकार के आई होते हैं। हमारे जो इमोशंस है वो भी हर इमोशंस हर आई के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इसके ऊपर काम करना साधना में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये आई का ही है। जो हम कहते हैं बार बार कि भाई बुरा लग जाता है, बुरा किसको लगता है? बुरा ये लगता है आई को लगता है। और किसी को अंदर जो ओरिजिनल चीज़ है उसको तो कुछ बुरा लगेगा ही नहीं, उसके लिए तो बुरा लगना कोई सवाल ही नहीं है।
पर जब समझो कि हम कहते हैं कि मुझे बुरा लग गया, तो डेफिनेटली वो हमारे कोई आई है, एक आई जो है जिसने अपने आप को कुछ समझ के रखा है कि मैं कुछ हूँ, उस आई को ही हमेशा बुरा लगता है, बाकी कोई बुरा लगने का कोई सवाल ही नहीं है। तो जब बुरा लगे तो बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है। सोचो कि भाई ये तो आई दुखी हो रहा है, उसमें मुझे क्या है, मुझे क्यों इतना दुखी होने की जरूरत है। आई ने अपने आप को बहुत कुछ समझ रखा है और इसीलिए वो दुखी हो रहा है। तो उसको ऑब्जर्व करो, देखो कि अभी देखो ये आई दुखी हो रहा है क्योंकि उसने अपने आप को ही बहुत फुला के रखा था। इसमें फिर हमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह हम धीरे धीरे निकल सकते हैं। योर स्ट्रक्चर इज नियर फिक्स्ड। अब बदलाव किस तरह होता है उसकी बात करेंगे। मीनिंग इट कैन नॉर्मली नॉट चेंज। हमारा जो स्ट्रक्चर है, ढांचा जो है अंदर का, वो जिसको हम ब्रेन माइंड वगैरह मिलके जो बना है, जो उसको कहते हैं, वो स्ट्रक्चर है हमारे अंदर। जो हमारे इमोशंस है, जो कुछ भी है, जिससे एक स्ट्रक्चर बन जाता है और व्यक्ति पूरी जिंदगी स्ट्रक्चर के हिसाब से ही जीती है। जैसा उसका स्ट्रक्चर ऐसा उसका जीवन। और स्ट्रक्चर फिर फिक्स बन जाता है, उसकी मान्यता है, उसका जो कुछ है, लगाव चिपकाव सब कुछ है, वो एक फिक्स रूप में हो जाता है। उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आता है। बट हाई इंटेंसिटी इमोशन इंट्रोड्यूस फॉर लॉन्ग पीरियड नॉर्मली रिजल्ट इन डिटोरिएशन ऑफ द स्ट्रक्चर। अब अगर नकारात्मक विचार, नकारात्मक भावना जो है वो लंबे समय तक हम अंदर चलाते रहते हैं, इसको हम इकट्ठे करते रहते हैं नकारात्मकता को, और हाई इंटेंसिटी में मतलब तीव्रता से, तो फिर क्या होता है कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, नॉर्मल आदमी जीता है, इसके लिए जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो फिर डिटोरियर हो जाता है, उसकी अधोगति हो जाती है, खराब हो जाता है वो। तो ये एक सबसे बड़ा डेंजर है कि बहुत इंटेंस नेगेटिव इमोशंस में कभी भी नहीं जाना है और ऐसे इमोशंस को पकड़ के भी नहीं रखना है। कई लोग ऐसे नेगेटिव इमोशंस को पकड़ के ही रखते हैं और जब हम इसकी इस तरह बोलते हैं या हरकत करते हैं तो वो और स्ट्रांग होते जाते हैं, इसकी इंटेंसिटी बढ़ती ही जाती है। एक बार आपने क्रोध किया, अब दूसरी बार जब करोगे तो उसकी इंटेंसिटी और बढ़ेगी, तीसरी बार और बढ़ेगी। इस तरह हर चीज़ जो है हमारे अंदर ये इस तरह की इमोशंस इकट्ठे होते जाते हैं और स्ट्रक्चर हमारा डिटोरियर होता जाता है। नॉर्मली बिकॉज वी डू नॉट पीसफुली एक्सेप्ट दिस एप्लीकेशन ऑफ इंटेंस इमोशंस, God's and nature's methods are the same. We see that all material deteriorates under application of heat and cold. तो ये जो है हम कोई भी बदलाव जो है उसको हम पीसफुली स्वीकारते नहीं हैं। कोई भी बदलाव जो हमारे अंदर आता है, जो इंटेंस इमोशंस होते हैं, वो इंटेंस इमोशंस को हम पकड़ के ही रखते हैं। कि हम जैसे कि कहते हैं कि भाई अभी क्रोध को छोड़ दो, लोग संत मुनि सब उपदेश देते हैं हमें कि भाई क्रोध क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो, पर हम छोड़ नहीं सकते हैं। वो इंटेंस इमोशंस ऐसे हो गए हैं कि उसको हम पीसफुली उसको बदल ही नहीं सकते हैं, उसको हमने पकड़ के रखा है। और कुदरत के अंदर भी कुछ इस तरह काम करता है, किस तरह काम करता है वो आगे बताएंगे। पर हमारी तरह कुदरत भी इस तरह कुछ चीज़ जो है उसको इस तरह बदलाव उसके अंदर भी नहीं आता है, पर कैसे आता है वो आगे बताएंगे। वी सी दैट ऑल मटीरियल डिटोरियर्स अंडर एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड कोल्ड। अब जब बहुत ठंडी पड़ती है तो ये चीज़ें बिगड़ जाती है, और जब बहुत गर्मी पड़ती है तो भी चीज़ें बिगड़ जाती है। जैसे कि फसल होती है तो बहुत गर्मी हो गई तो फसल फेल हो जाती है, बहुत ठंडी हो जाती है तो भी फसल को नुकसान होता है। फिर हमारे घर के अंदर जो खाना पीना है उसके ऊपर भी उसकी असर होती है। बहुत ठंडी होती है, ठंडक होती है तो उसके ऊपर विपरीत असर होती है। बहुत गर्मी होती है तो चीज़ें बहुत जल्दी बिगड़ जाती हैं। तो इस तरह
प्रकृति के अंदर भी इस तरह कुछ कामगिरी चलती रहती है। बट डू यू नो हाउ वुड इज सीजन वुड इज बेस्ट? डू यू नो हाउ मेटल्स आर सीजन? डू यू नो हाउ डायमंड्स आर क्रिएटेड? डू यू नो हाउ वाटर इज डिस्टिल्ड? डू यू रियलाइज हाउ योर रेन एंड स्नो फॉल्स and invigorates the earth? Do you know how atmosphere is clean? Do you know how oceans are maintained clean? अब यहाँ पूरी प्रश्नोत्तरी उन्होंने डाली है और वो इसके ऊपर है कि भाई जैसे कि एक लकड़ा होता है तो उसको सीजन करते हैं। सीजन मतलब इसको एक जैसे मंजा हुआ कहते हैं ना, तो इस तरह चीज जो है वो मंजी हुई होती है। जैसे एक व्यक्ति होता है मंजा हुआ होता है, मतलब अनुभवी होता है। इसी तरह चीजों जो है उसको भी सीजन किया जाता है। तो लकड़े को भी सीजन किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? या फिर मेटल होती है उसको सीजन किस तरह किया जाता है? या डायमंड को किस तरह कट किया जाता है? जब डायमंड जमीन से आता है तो रफ होता है, फिर उसको घिस के फिर कट करके उसको शेप दिया जाता है। या फिर पानी को किस तरह डिस्टिल किया जाता है? या जो बारिश और बर्फ जो पृथ्वी के ऊपर पड़ते हैं उससे पृथ्वी को कितनी शक्ति मिलती है, पृथ्वी को कितना पोषण मिलता है, वो क्या हम जानते हैं? या फिर एटमॉस्फेयर अपने आप में किस तरह अपने को क्लीन रखता है? और समुंदर भी जो है, हम चाहे कितना कचरा समुंदर के अंदर फेंके, वो पूरा कचरा जो है समुंदर फिर से किनारे के ऊपर ही लाके फेंक देता है। तो किस तरह ये क्लीन सब होता है वो क्या हम जानते हैं? इन ऑल दिस केसेस, दैट इज इन ऑल केसेस वेयर इट मैटर्स, इंटेंस एप्लीकेशन ऑफ हीट, कोल्ड, प्रेशर एंड whirling ऑफ एयर एंड वाटर masses इज नेसेसरी। तो यहाँ प्रकृति कब किस तरह काम करती है कि भाई जहाँ जो महत्व की चीज है, जहाँ उसको कुछ बदलाव लाना है या उसको मेंटेन करना है, तो वहाँ वो हीट, कोल्ड, प्रेशर और whirling, इस तरह 4 प्रकार से वो सारी चीज़ों को साफ रखती हैं। तो कभी गर्मी पड़ती है तो इससे वो साफ कर पृथ्वी या सारी चीज़ों को साफ करने का प्रयत्न करते हैं। या फिर ठंडक होती है या प्रेशर, एक दबाव आता है उसके द्वारा, या फिर हवा में जो घुमाव आता है, हवा घूमती रहती है उसके द्वारा, या पानी जो होता है, पानी के ऊपर जो दबाव आता है पानी के जत्थे के ऊपर। तो इस तरह अलग अलग ढंग से प्रकृति जो है ये पूरे उसके जो तत्व है या उसके जो प्रकृति के अंदर ये सारी चीजें पड़ी है, वो सारी चीजों को इस तरह शुद्ध किया जाता है। If all this were not to happen, this planet would not be a fit place to live very soon. अगर इस तरह का प्रकृति अपने आप में ये चीज़ों को ठीक ठाक नहीं रखती, ये बदलाव इस तरह करती, ये बदलाव द्वारा इस तरह ये चीज़ों को शुद्ध रखने का प्रयत्न नहीं करती, तो फिर ये प्लेनेट रहने लायक रहता ही नहीं। हम बहुत जल्दी, ये प्लेनेट बहुत जल्दी खराब हो जाता, क्योंकि इंसान की एक प्रकृति, एक तासीर है कि वो चीज़ों का इतना मिसयूज, एब्यूज करता रहता है और सारी चीज़ों को बिगाड़ देता है। चाहे हवा है तो हवा को अपने स्वार्थ के कारण बिगाड़ देता है, पानी है उसको बिगाड़ देता है, और सारी जो पृथ्वी के ऊपर जो सारी चीज़ें हैं, कीमती चीज़ है, सबको इंसान ने बिगाड़ के रखा है। तो ये तो अच्छा है कि प्रकृति के अंदर अपनी एक इंटेलिजेंस है और प्रकृति अपने आप में थोड़ा थोड़ा उसको क्लीन करती रहती है। अगर ऐसा नहीं होता तो कब का ये प्लेनेट ऐसा हो गया होता कि भाई जहाँ हम रह नहीं सकते। अगर खाली एक एटमॉस्फेयर को देखो, अगर प्रकृति एटमॉस्फेयर को ही नहीं शुद्ध कर सकती तो हवा में कितना कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे जहरी तत्व घुल मिल जाते हैं और हम फिर जी नहीं सकते। पर ये तो शुक्र है कि भाई प्रकृति अपने आप में ये सब काम कर लेती है। हम ये सब करते हैं लोग आर्टिफिशियली, वो हवा शुद्ध करने के लिए दिल्ली वगैरह में
सब रखा हुआ होता है, उससे कुछ नहीं होता है। प्रकृति अपना आप में करती। डू यू नो हाउ एनिमल मैन इज टर्न इनटू अ लिविंग गॉड? अब मनुष्य प्राणी है, वैसे तो मनुष्य एक प्रकार का प्राणी ही है, तो वो एक जीता जागता भगवान किस तरह बन सकता है, क्या आप जानते हैं? Then why mourn and cry and just be busy with your internal dialogue and fantasies to escape from real life that wants to help you? अब ये सब तो हम जानते नहीं है, न कोई कुछ करते हैं, पर हम खाली रोना धोना करते रहते हैं, कराते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, और हमारे अंदर जो डायलॉग चलते रहे हैं, हम अंदर हमेशा बक 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 करते रहते हैं, एक अंदर डायलॉग चलता रहता है, मोनोलॉग चलता रहता है, तो उसके अंदर हमेशा बिजी रहते हैं, या फैंटासीज कल्पना करते रहते हैं, कल ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो ये सब जो है ये एस्केपिज्म है। जो रियल लाइफ है, जो जीवन सामने चल रहा है, उससे अगर आपको मुख मोड़ लेना है, दूर होना है, तो फिर हम ये सब करते हैं। अंदर डायलॉग होता है, फैंटासी होती है, इमेजिनेशन चलता है, पूरे दिन भर में डे ड्रीमिंग चलता रहता है, अंदर बकबक चलता रहता है। तो ये जो है वो रियल लाइफ जो हमें मदद करना चाहते हैं, उससे हम अलग हो जाते हैं, और इस तरह का एक बंधियार जीवन, जैसे पानी होता है, कुएं के अंदर पानी होता है, वो बह नहीं सकता है, नदी का पानी बहता है, तालाब का पानी भी बह नहीं सकता। तो जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, बहता नहीं है, तो वो खराब हो जाता है। ऐसा ही हमारा जीवन है, जो है रियल लाइफ, उससे हम उसके बदले में और ही कुछ हम करते रहते हैं और जीते हैं। वो हम जो आज जी रहे हैं वो रियल लाइफ तो है ही नहीं। In the last extra meeting, what have we noted? That in the third meeting, we train our brain area A, the thinking instrument, not to wander away when given a set exercise and to perform for a set period. Later we change over to seeing inky blackness and nothing else for a set period. अब ये प्रीसेंसिंग एक्सरसाइज उन्होंने दी थी एक्स्ट्रा मीटिंग, पहले थर्ड मीटिंग के अंदर उसकी बात की थी। और उसके अंदर हम जानते हैं कि हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो एरिया है ब्रेन का, उसको एक जगह पर हमें स्थिर करना होता है। जो श्वास चलता है उसके ऊपर हम उसको लगा देते हैं और उसको भटकने नहीं देते हैं। और इस तरह ये एक्सरसाइज को हमें कुछ पर्टिकुलर पीरियड तक, कुछ समय तक हमें डेली रोज करनी पड़ती है। तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तो हम श्वास के देखने के ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और बाद में जब इसके ऊपर मास्टरी आ जाएगी तो दूसरी एक एक्सरसाइज फिर आएगी कि जो इनकी ब्लैकनेस की तरह एक ज्योत जैसी होती है। हम जानते ज्योत नॉर्मली कैसी होती है, येलो जैसी होती है, गोल्डन कलर की होती है। तो हमारा जो आज्ञा चक्र है, मतलब 2 भ्रमर है, उसके ऊपर का हिस्सा है, वहाँ तावरे जी कहते थे कि भाई आप एक इनकी ब्लैकनेस, इस तरह की एक ज्योत को देखने का प्रयत्न करो। और वो जो है दैट इज ए सिंबल ऑफ आवर डिवाइन फ्रेगमेंट। तो आत्मा जो है, आत्मा का प्रतीक के रूप में अगर आप 24 घंटे एक इनकी ब्लैक ज्योत को यहाँ देख सकते हैं आज्ञा चक्र के ऊपर, तो फिर आप हमेशा स्थिर रहेंगे, कोई चीज़ आपको खींच नहीं ले जाएगी, क्योंकि आपका अटेंशन ये इनकी डार्कनेस के साथ रहता है और उसके साथ साथ में आप जीते हैं और सब कुछ कामकाज वगैरह करते हैं। पर ये बहुत मुश्किल है। ये तो फिर आगे उन्होंने बताई, इसमें तो नहीं बताई है, पर ये दूसरी जगह बताई है, पर वो सबसे मुश्किल चीज़ है। The difference between third and fifth meeting is that in the third meeting the brain wanderings are considered as distractions, while in the 5th meeting we see them in the light of arising and passing away.
तो ये प्री सेंसिंग एक्सरसाइज के भी अलग अलग फेजेस हमने देखे। उसके अंदर पहले जब हम इसकी प्रैक्टिस करते थे तो जो कुछ एक ब्रेन भागता रहता था, तो एक उसको हम डिस्ट्रक्शन के रूप में लेते थे कि देखो ये भाग गया दिमाग, और उसको फिर वापस ले आओ, फिर श्वास के साथ जोड़ दो। अब उसके बाद में जब थोड़े हमारे अंदर स्थिरता आती है और फिर हम विचारों को देखते हैं, तो किस तरह देखेंगे कि भाई अभी ये देखो एक विचार उत्पन्न हुआ और तुरंत थोड़ी क्षणों के अंदर तो वो उसका लय भी हो गया। तो उद्भव और लय जो है, राइजिंग और पासिंग, तो इस प्रकार उसको हम फिर देखते हैं कि देखो कोई भी विचार जो है उसको वो ज़्यादा समय टिक ही नहीं सकता। हम हकीकत में कहते हैं कि भाई ध्यान नहीं लगता है क्योंकि बहुत विचार आते हैं। हकीकत ये है कि विचार का तो कोई ज़्यादा आयुष्य है ही नहीं, पर क्योंकि हम इनअटेंटिव है, उसके प्रति हमारा ध्यान नहीं है, इसके कारण हमें ये ऐसा महसूस होता है। The term arising and passing away denotes the impermanency of all creation, that is the transitoriness, and it matters not if thought takes 120 per second, or a star or a galaxy needs some billions of years to arise and passing away, or whether a human being is born and dies in 70 or 100 years. अब देखो ये कहने का मतलब ये राइजिंग और पासिंग अवे शब्द जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे कोई समय का, वो चाहे एक क्षण का हो या 100 साल का हो या हजारों साल का हो, कुछ भी हो, वो हर चीज़ जो है वो जिसका उद्भव हुआ उसको विलय होना है, चाहे एक क्षण के बाद हो या 100 साल के बाद हो या हजारों साल के बाद। तो इस तरह हमारा जो विचार है वो तो एक सेकंड के अंदर 120 आते रहते हैं, तो कहाँ टिकेंगे? उसका तो कितना आयुष्य ही नहीं समझो। एक सेकंड के 120 आ गए और वो तो तुरंत मर जाते हैं, पीछे तुरंत दूसरे सेकंड में दूसरे 120 विचार आ जाते हैं। तो न कोई विचारों का आयुष्य है, न बड़ी बड़ी गैलेक्सी या स्टार जो है जो हजारों साल जीते हैं, न कोई उसका आयुष्य है, या न कोई मनुष्य जो 70 से 100 साल तक जीता है। तो उसका भी यहाँ इसका कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ जो है वो इम्परमानेंसी में है, मतलब कि अनित्य है और ट्रांजिटरीनेस के अंदर है, मतलब कि क्षण भंगुरता है। तो हर चीज़ क्षण भंगुर है और अनित्य है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। यहाँ पूरे संसार के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो परमानेंट रहे, चाहे हजारों साल हो जाए, उसके बाद उसका तो विलय तो हो ही जाएगा। यहाँ तक कहते हैं कि भू भू और स्व तीनों लोक है, एक पॉइंट के ऊपर ही तीनों का विलय हो जाता है। हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं, कुछ नहीं सृष्टि के अंदर बचता है, कुछ भी नहीं। और सिर्फ ये भूलोक में नहीं, पर भू और स्वलोक के अंदर भी सब समाप्त हो जाता है। और फिर क्रिएशन फिर से हजारों साल बाद, या वहाँ तो साल की तो कोई गिनती ही नहीं होती, हमारी भाषा में कहते हैं साल, पर वहाँ एक लंबे समय के बाद में फिर से सृष्टि जो है वे चालू हो जाती है। इस तरह सर्जन और विसर्जन भू स्व जो है उसके अंदर ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, सर्जन विसर्जन। The peculiar aspect of all arising and passing away is that something passes into nothingness, and from nothingness arises something. तो ये जो एक इसका विशिष्ट पहलू है, ये अराइजिंग और पासिंग अवे का जो है, मतलब उद्भव और लय का जो है, वो एक विशिष्ट पहलू क्या है कि शून्यता में सब विराम हो जाता है, और फिर शून्यता से ही सब चीज़ का उद्भव होता है। एक चीज़ जो बनी है वो फिर शून्यता में चली जाती है, और फिर शून्यता से फिर नए सर से चीज़ें आनी या बननी चालू हो जाती है। ऑन द सरफेस ऑफ आवर अर्थ land disappears and water occupies that area, and on the surface of our earth water disappears
and land occupies that area, and suddenly in an ocean an island appears. तो ये सब बनता रहता है कि जहाँ जहाँ जल है वहाँ स्थल हो जाता है, कभी जहाँ स्थल है वहाँ जल हो जाता है। हम कहते हैं ना, जैसे कि कहते हैं कि भाई एक समय आज जहाँ हिमालय है वहाँ कोई समय पर तो समुद्र लहराता था, आज वहाँ हिमालय हो गया, हजारों साल लाखों साल पहले पता नहीं। तो इस तरह जहाँ पानी है तो पानी हट जाता है और नीचे से जमीन निकल आती है, जिसको हम टापू कहते हैं, आइलैंड कहते हैं, वो आ जाता है। इस तरह बदलाव हर जगह पर पृथ्वी के ऊपर और हर ब्रह्मांड में हर जगह पर इस तरह बदलाव आते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं सुपरनोवा डिसअपियर्स टू क्रिएट अ ब्लैक होल एंड आफ्टर सम millions of years a nebulous cloud arises to be the worm of countless stars again. This is the law of nature and God. अब बड़े बड़े सुपरनोवा जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, अदृश्य हो जाता है और वहाँ ब्लैक होल बन जाता है, और कितने मिलियन सालों के बाद में कोई नेबुलस क्लाउड बनता है और उसमें से हजारों स्टार जो है वो फिर निकल आते हैं। तो ये प्रकृति की एक रमत है, हमारा दिमाग काम नहीं करता है। अगर हम इसके बारे में सोचते हैं तो कुछ सोच ही नहीं सकते कि ये प्रकृति क्या है और किस तरह काम करती है। एक पृथ्वी है, उसको ही हम समझ नहीं सकते कि पृथ्वी क्या है, कितनी इसके ऊपर वैरायटी है, क्या क्या न जाने क्या क्या है। तो पृथ्वी को ही हम नहीं समझे, न साइंटिस्ट पूरे पृथ्वी को समझे। तो ब्रह्मांड तो खाली भूलोक, ये तो जो बात कर रहे हैं नेब्यूला और ये सब गैलेक्सी वगैरह, वो इसको तो भूलोक कहा गया है शास्त्र के अंदर। भूलोक मतलब जो दिखाई देता है वो, तो भूलोक ही अनंत है, जिसकी कोई पार नहीं है, ऐसा भूलोक है। अब कहते हैं कि भूलोक से 2 गुना बड़ा भूलोक है, और भूव से और 2 गुना, मतलब भू से 4 गुना बड़ा स्वलोक है। तो क्या हम कल्पना करेंगे कि क्या ये चल रहा है और क्या है, हम कुछ सोच ही नहीं। फिर भी ये प्रकृति है और प्रकृति के इस तरह के कानून है और प्रकृति इस तरह काम करती रहती है। Therefore, the human brain has to be taught the transitoriness, that is the arising and passing away of all things as a natural sequence, and it is neither a cause of jubilation nor a cause of despair or sadness, nor has one to philosophize on this aspect. तो हमें क्या करना है? पहला काम तो ये करना है कि हमारा जो थिंकिंग एरिया है, हमारा ब्रेन जो है, उसको ये सिखाना है कि भाई हर चीज़ जो है वो क्षणभंगुर है, कोई भी चीज़ जो है वो टिकेगी नहीं, और हर चीज़ जो है वो एक सीक्वेंस के अंदर आएगी और जाएगी, एराइजिंग और पासिंग अवे होता रहेगा सब चीज़ों का, पर एक नेचुरल सीक्वेंस के अंदर। तो हर चीज़ का एक अपना आयुष्य है। एक चीज़ होती है तो कोई चीज़ थोड़े दिनों के अंदर ख़त्म हो जाती है, कोई चीज़ महीनों में ख़त्म होती है, कोई सालों में ख़त्म होती है, और कोई चीज़ बहुत लंबे समय तक टिके रहती है। तो ये एक राइजिंग और पासिंग अवे, मतलब कि दो लय की जो है सीक्वेंस इस तरह हमेशा चलती रहती है, और इससे हमें न तो खुश होने की ज़रूरत है, न निराश होने की या दुखी होने की ज़रूरत है, न उसके ऊपर कोई फिलोसॉफी करने की ज़रूरत है। लोग उसके ऊपर भी फिलोसॉफी करते हैं, बातें करते रहते हैं, पर कोई मतलब नहीं है। जिस चीज़ को हम जान नहीं सकते, जिस चीज़ का हम अनुभव नहीं कर सकते, उसके ऊपर क्या बात करेंगे। और फिलोसॉफी तो बिल्कुल नहीं करनी है कि ये तो भगवान की माया है, भगवान ने बनाया है। लोग ऐसी फिलोसॉफी करते रहते हैं। भाई माया है तो ठीक है, माया से निकल के हम क्या नहीं जी सकते हैं? It is a law of nature and God and be that thoughts which are the product of brain processes are equally transitory and would die as a natural consequences, but gain importance only when we dwell to them, just as the sensation in the nostril we had
never felt before we made it an exercise. तो फिर जो हमारा विचार है, तो विचारों भी ऐसा है, वो भी ट्रांजिटरी है, वो भी क्षणभंगुर है, वो भी बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। इस तरह इतने जल्दी वो जन्मते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, और इसकी ये नेचुरल एक इसके कॉन्सिक्वेंस है, उसके परिणाम है, उसके कारण होते हैं, परिणाम होता है उसका। और ये जब कब इसके ऊपर जब हम इम्पोर्टेंस इसको देते हैं कि जब वो हमारे ध्यान में आते हैं, हम जब उसके ऊपर ध्यान देते हैं तभी फिर वो इम्पोर्टेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो मतलब कि हमारे ध्यान में ही नहीं है कि इतने फास्ट विचार चल रहे हैं एक सेकंड के अंदर, पर जब हम थोड़े ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि हाँ देखो विचार आया और विचार गया। अब तो जाता है आता है, कुछ पता ही नहीं है कब आया कब गया, इसका आयुष्य क्या है, किस तरह चल रहा है। पर थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज प्रीसेंसिंग करते हैं तो थोड़ा ध्यान देते हैं कि देखो एक विचार आया और ये गया, तो उस समय ही हमें पता चलता है। और जब तक हमने ये सेंसेशन नॉस्ट्रियल में ऑब्जर्व करना या फील करना चालू नहीं किया था, तब तक तो हमें पता ही नहीं था कि इस तरह कुछ विचार उत्पन्न भी होते और इस तरह जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाते थे। In the fourth meeting, we realized the geography of human brain and hence its lines of communication, that is the sympathetic and parasympathetic or the corrective system. अब ब्रेन की ह्यूमन ब्रेन की ज्योग्राफी, मतलब जो हमारा ब्रेन है, दिमाग है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, उसकी भूगोल क्या है, उसके बारे में हमने फोर्थ मीटिंग के अंदर उसका रियलाइज किया था, उसकी प्रतीति की थी। और उसके अंदर वो एक कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह बैठता है, मतलब कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम किस तरह काम करती है, और करेक्टिव सिस्टम जो हम जहाँ करेक्ट करने की जो अंदर प्रॉब्लम्स है या कुछ गड़बड़ है उसको करेक्ट करने के लिए किस तरह जो सिस्टम काम करती है, वो सब हमने रियलाइज फोर्थ मीटिंग के अंदर किया था। That the internal brain processes and the neurological processes make the organism behave in a particular manner, rather erratic manner, and the organism assuming that whatever happens is due to this organism, that is, it claims authorship, and so a non-existence I is created. अब ये अंदर हमारे अंदर क्या चल रहा है कि ब्रेन की प्रोसेस अपनी चल रही है, और न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस मतलब कि ज्ञान तंतुओं की जो प्रक्रिया जो है वो हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर चलती रहती है। और उसके कारण जो ऑर्गेनिज्म है, देह तंत्र है, वो किस तरह बिहेव करता है, एक चंचल या अस्थिर रूप में जिस तरह होता है, उसकी अस्थिर रूप में, चंचल रूप में वो मैनर उसकी इस तरह होती है, मतलब इस रीत से वो हमारा देह का तंत्र है वो काम करता है। और फिर ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें मैं ही कर रहा है, मतलब मैं कहता है कि मैंने किया, ये ऑर्गेनिज्म ही सारी चीज़ें कर रहा है, ऐसा फिर उसका एक क्लेम हो जाता है कर्तृत्व के बारे में, मतलब कि जो क्रिया चल रही है वो क्रिया मैंने की है, इस तरह के वो एक ऑथरशिप का एक क्लेम व्यक्ति करता रहता है। और इसके द्वारा फिर एक आई क्रिएट होता है जिसको नॉन एग्जिस्टेंट आई कहा है। नॉन एग्जिस्टेंट मतलब क्या है कि जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये तो एक हमने कल्पना की कि भाई ये इस तरह मैं कर रहा हूँ, और इसके द्वारा फिर एक आई को निर्माण कर दिया हमने जो आर्टिफिशियल है और जिसका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, न कोई ऐसा आई कोई हम लेके आए हैं, ये फिर हमने बाद में क्रिएट किया है, उत्पन्न किया है। Instead of treating these internal functions as so many happenings within the organism, and many more such happenings take place about which
the organism is not even aware. तो इससे उल्टा क्या है कि ये आंतरिक कामगिरी जो है वो देह तंत्र में हो रही है और बहुत सारी कामगिरी की तरह ये प्रक्रिया, सारी प्रक्रिया इस तरह हो रही है। पर ये जो अंदर हो रहा है उसके प्रति हमारा ऑर्गेनिज्म जागृत नहीं है। हम जानते हैं कि भाई ब्रेन के अंदर न जाने कितनी प्रक्रिया चलती होगी, पर हमें कुछ पता नहीं कि ब्रेन के अंदर कितनी प्रक्रिया चल रही है। न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया, फिर हमारा बॉडी की जो अलग अलग सिस्टम्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी जो सिस्टम्स है वो उसके अंदर प्रक्रिया चल रही है। हम खाना खाते हैं, एक निवाला लिया और फिर किस तरह वो पचता है, क्या होता है, कौन से इसके अंदर एंजाइम्स वगैरह निकल के इसको पचाता है, कोई चीज़ हमें पता नहीं है। साइंस कहता है तो हम बाहर से खाली जानते हैं, पर कोई अनुभव हमें नहीं है कि ये देह तंत्र में किस तरह क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। As passive awareness grows into active awareness by various exercises, we shall be aware of many more internal happenings, but then at that stage the organism will be educated enough not to claim any authorship, and so the non-existent I that is created will slowly fade away. तो धीरे धीरे जब जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, अलग अलग कावड़िया जी ने सब दिया हुआ है, वो लंबे समय तक जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमारा जो ये जो पैसिव अवेयरनेस जो है, पैसिव अवेयरनेस से जो हम जीते हैं, इसके बदले में हमारे अंदर एक्टिव अवेयरनेस आएगी। तो हर चीज़ फिर हम जो करेंगे वो एक्टिव अवेयरनेस द्वारा फिर हो पाएगी, और जो अंदर की जो चीज़ जो चल रही है उसके प्रति हम फिर जागृत हो जाएंगे। हमें पता चलेगा कि ये किस तरह चल रहा है, और इस तरह हमारा ऑर्गेनिज्म भी एजुकेट होता जाएगा, शिक्षित होता जाएगा। और फिर जब ऑर्गेनिज्म शिक्षित हो जाएगा तो फिर वहाँ कोई प्रकार का क्लेम नहीं होगा कि मैं कर रहा हूँ और मैंने किया है, और ये जो नॉन एग्जिस्टेंस आई है वो भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, इसका भी विलय हो जाएगा। इन द 6th मीटिंग we let alone the wanderings of the area of brain, the thinking instrument, and also the erratic behavior of the organism which acts like a puppet in the grip of the brain and neurological processes. Yet the organism assuming authorship and anxious to create the non-existence I. अब छठी मीटिंग में क्या बताया था कि ये जो ब्रेन जो है उसको जो भटक रहा है तो उसको हम देखते हैं, खाली इसको भटकता है तो भटकने देते हैं, या फिर उसका जो इरेटिक बिहेवियर है, उसका चंचल बिहेवियर है ऑर्गेनिज्म का, देह तंत्र का, वो उसको हम देखते हैं। और एक जैसे कठपुतली की तरह किस तरह ब्रेन जो है ये देह तंत्र को नचा रहा है, हम किस तरह सब करते हैं ब्रेन के हुक्म से। ब्रेन कहता है कि मुझे ये करना है तो हम वैसे कर देते हैं, ब्रेन कहता है कि ये नहीं करना है, अब सुबह में जल्दी उठने का समय हो गया है, पर ब्रेन कहेगा नहीं भाई थोड़ा आराम करना है, सोने दो, तो फिर हम सो जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं बाद में उठेंगे। फिर थोड़ी देर बाद में याद आता है कि अरे एक्सरसाइज करनी है, उठते हैं, फिर ब्रेन कहता है कि अरे थोड़ी देर सो जाओ ना, बाद में करेंगे, दोपहर को करेंगे, शाम को करेंगे। ये इस तरह का अंदर कठपुतली का खेल इस तरह चल रहा है, और हमेशा ब्रेन हमें ग्रिप में लेता रहता है, और इस तरह फिर हमारे अंदर नॉन एग्जिस्टेंस आई एक जन्म लेता है, और वो मानता है कि ये और सब सारी चीज़ें जो है वो उसी से हो रही है। Once this non-existence I arises, we build around it an ego, and least attack on this ego hurts us, and this hurt we do not easily forget or forgive. The main source of our internal unhappiness and internal dialogue. अब हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि हमारा जो अंदर आई है वो चोट खा जाता है, और चोट खा जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो आई, यहाँ दो चीज़ बताइए, एक आई है और दूसरा ईगो है।
तो आई के अराउंड में ईगो एक जन्म लेता है। मतलब आई जब काम करता है तो वो एक ईगो का फॉर्म ले लेता है, उसको हम ईगो कहते हैं। और वो ईगो जो है वो अगर किसी ने कुछ कह दिया तो ईगो हर्ट हो जाते हैं। ईगो हर्ट होता है तो जैसे हम हर्ट हो गए, मतलब कि हम ही ईगो है, इस तरह हम बिहेव करते हैं। मतलब कि हम ईगो के साथ कितना चिपक कर जीते हैं। हर समय ईगो हमारा साथ में ही रहता है, एक शेडो की तरह साथ में रहता है। और ईगो को कुछ होता है तो जैसे हमें कुछ हो जाता है, हम इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, अंदर इतना मोनोलॉग डायलॉग सब चलता रहता है, जिसको हम ये डे ड्रीमिंग के साथ में जो कहते हैं ब्रूडिंग। तो ब्रूडिंग अंदर चालू हो जाता है, अंदर बक 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 दिन भर में व्यक्ति वो चीज़ को लेकर क्यों हर्ट हुआ व्यक्ति और क्या हुआ उसके बारे में अंदर सोचता ही रहता है, बक बक करता रहता है। और कभी तो उसके बाद में रिवेंज लेने का भाव अंदर आता है कि उसको मैं बाद में बता दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। इस तरह पूरा अंदर ईगो का खेल चलता रहता है। और फिर ऐसे व्यक्ति को न हम माफ़ करते हैं, ना कभी उससे हम माफ़ी मांगते हैं। और यही हमारे पूरी अनहैप्पीनेस का, हमारा जो दुख का कारण यही है, ये ईगो के जो हम चिपके हैं और फिर अंदर जो इंटरनल डायलॉग चालू हो जाता है, ये हमारी पूरी अनहैप्पीनेस का, असुख का कारण है। दिस स्क्रीन ऑफ आई एंड ईगो that exists with its internal dialogue prevents the human brain's silent area C from being in rhythm and communication with infinite intelligence or divine universal mind is the wrong imposition of I and its surrounding ego। तो ये आई और ईगो का एक स्क्रीन जैसे बन गया है, एक पर्दा जैसे बन गया है। और इसके कारण क्या प्रॉब्लम आता है कि जो हम हमारे अंदर जो एक पवित्र भूमि है, जिसको हम सी एरिया कहते हैं या होली ग्राउंड कहते हैं, साइलेंट एरिया कहते हैं, वो उसके साथ में जो हमारा एक जुड़ाव होना चाहिए वो टूट जाता है। और वहाँ जो रिदम होनी चाहिए वो रिदम भी नहीं रहती है। दूसरा, उस एरिया द्वारा हम इन्फिनाइट माइंड के साथ में हमें जो कम्युनिकेशन करना है वो कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाता है, वो वहाँ रुक जाता है। तो ये ईगो इतना खतरनाक है कि उसके कारण हम अध्यात्म में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अंदर डायलॉग चालू रहता है तो साइलेंट एरिया काम करना बंद कर देता है, साइलेंट एरिया काम नहीं करता है तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। और इन्फिनाइट माइंड से जो हमें जो जीने का सहारा मिलता है, ज्ञान मिलता है, वो सब बंद हो जाता है। तो इस तरह हम गलत रूप से जो जीते हैं वो, और इस तरह आई और इसका सराउंडिंग ईगो, ये हमें ये इतनी सारी अच्छी चीज से हमें रोक लेता है। इन द 6th मीटिंग वी by various exercises separate this non-existent I, and after realizing its great damaging interference we would be wiser and set it aside and it slowly fades away। अब इसके आगे उन्होंने ऐसी एक्सरसाइज बताई 6th मीटिंग के अंदर कि जिसके द्वारा हम ये नॉन एग्जिस्टेंस आई है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा जो अंदर आई जो उत्पन्न हो चुका है, उससे किस तरह हम सेपरेट हो सकते हैं। तो ये प्री सेंसिंग के अंदर ही फिर एक स्टेज के अंदर हम इससे सेपरेट होने का प्रयत्न करते हैं कि आई जो है वो अलग है और मैं अलग हूँ। इस तरह हम मतलब देह तंत्र अलग है और ये आई अलग है, इस तरह हम एक प्रयास करते हैं उसके अंदर इससे ये करने का। और फिर ये भी देखते हैं कि इसकी जो दखल अंदाजी के कारण कितना हमें नुकसान हुआ है, वो हम रियलाइज करते हैं कि ये आई बार बार आता है, मैं दिन भर हम करते रहते हैं, उसके कारण बहुत नुकसान होता है। कई बार संबंधों के अंदर भी नुकसान होता है, दूसरी जगह पर भी नुकसान होता है, और हर लेवल के ऊपर ये आई घुस जाता है तो ये गड़बड़ होती है। जब ये रियलाइज होता है तब फिर हम थोड़े वाइज बनते हैं, थोड़े शाने बनते हैं
और धीरे धीरे करके उसको हम साइड पर कर देते हैं और इसका विलय हो जाता है। ये जो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारा, इसको हमें किस तरह इम्प्रूव करना है ह्यूमन ब्रेन को, ह्यूमन बीइंग को, और अलग अलग हर एक धर्म जो है अपने हिसाब से उसके अंदर कुछ करता रहता है। उसके लिए बहुत सारी फिलोसॉफी है, सो कॉल योगा है, ज़ेन है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन एक समय चल रहा था। ये सारी चीज़ें जो है वो व्यक्ति को सुधारने का प्रयत्न तो करते हैं और कुछ न कुछ बताते हैं, पर उसके अंदर ऐसी कोई ठोस चीज़ या कोई ऐसा शिक्षण नहीं है कि जिसके द्वारा एक परिवर्तन आ सके। परिवर्तन लाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप की एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज तो ज़रूरी है, उसके साथ में उसको बहुत लगाव के साथ करने की भी ज़रूरत होती है, और डिसिप्लिन के साथ में सब हम ये करते हैं तो फिर परिवर्तन आता है। तो इस तरह का प्रीचिंग अब तक में कोई काम नहीं आया है, और तवरिया जी ये बार बार कहते हैं कि भाई अंतिम 6000 साल के अंदर रिकॉर्डेड हिस्ट्री, मतलब कि ये रिकॉर्ड है कि 6000 साल के अंदर ये चीज़ काम नहीं आई है, और इसके द्वारा व्यक्ति को कोई मोक्ष की ओर नहीं गया है, न कोई मोक्ष प्राप्त हुआ है इस चीज़ों से। तो ये एक गलत मेथड या गलत चीज़ों का उपयोग करते हैं तो व्यक्ति हजारों साल में भी वो मुक्ति की ओर नहीं जा सकता है। और 6000 ईयर्स वो कहते रहते हैं, मतलब कि ये कि मोक्ष कितना, मोक्ष का मतलब ये कि यहाँ मोक्ष का अर्थ खाली बुद्धत्व प्राप्त कर लेना या निर्वाण प्राप्त कर लेना नहीं है, पर भूभुव स्व के बाहर जब निकल जाता है उसको कहीं पर भी जन्म लेने का नहीं है। निर्वाण या तो ये तो कई बार ये हम इसको शब्दों को समझते नहीं है। ऐसा है कि जब व्यक्ति कुछ एडवांस स्टेज के ऊपर पहुंच जाता है तो फिर इस पृथ्वी के ऊपर या भूलोक में उसको जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका मतलब ये नहीं कि वो भूलोक और स्वलोक से भी परे परे हो गया। तो बहुत ऐसे आत्मा, उच्च आत्मा है कि अब भूलोक से मुक्त हो गए, उसको भूलोक में जन्म लेने की जरूरत नहीं है, पर उसको उसका जन्म कहीं भूलोक में हो सकता है या फिर स्वलोक में बहुत ऊंची स्थिति है। जैसे भगवान बुद्ध थे, वो कहते हैं कि स्वलोक से आए थे और स्वलोक में फिर चले गए, वो भूभुव स्व के बाहर नहीं गए। अब जब भूभुव स्व के बाहर निकल जाता है तब अंतिम मोक्ष होता है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। तो 6000 साल के अंदर ऐसी कोई व्यक्ति ये इसे भूभुव स्व से बाहर नहीं निकली है, ऐसी कुछ बात तावरिया जी यहाँ कर रहा है। मतलब हजारों साल लग जाते हैं एक व्यक्ति का मोक्ष होने के लिए। ये इतने कठिन और इतनी लंबी यात्रा है, ये समझना है यहाँ। Hence, to know the geography of the human brain and the lines of communication of the human body is essential, and then to practice accordingly right methods would lead one to spiritual progress. तो इस तरह जो ह्यूमन ब्रेन की ज्योग्राफी है उसको हमें समझना है, और उसके साथ में जो ह्यूमन बॉडी जो है, मतलब एक ब्रेन है और एक बॉडी है, दोनों का भी कम्युनिकेशन होना चाहिए, और दोनों का कम्युनिकेशन के लिए लाइंस होती है, रेखा होती है। अगर वो रेखा को हम पकड़ सकते हैं और उसके द्वारा हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं तो फिर हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हम आगे कर सकते हैं। और इसके लिए प्रैक्टिसेस और मेथड्स भी बताई गई है कि ये ह्यूमन ब्रेन को और ह्यूमन बॉडी को किस तरह कम्युनिकेट किया जाए। और तावरिया जी इस तरह भी कहते थे कि ब्रेन के अंदर 72 सटल पॉइंट्स है और बॉडी के अंदर भी 72 सटल पॉइंट्स है, और इस तरह दोनों को जोड़ा जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। तो ब्रेन में क्या चल रहा है वो ब्रेन बॉडी को समझ सकता है और बॉडी ब्रेन को भी फिर समझ सकता है। यहाँ रुकते हैं क्योंकि अब समय हो गया है, थोड़ा पढ़ना बाकी है, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक में पढ़ लेंगे। लास्ट संडे ऑफ द ईयर, तो लास्ट संडे पर पढ़ेंगे, बाद में फिर और देखेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ ठीक है, आप सुनिए
कि 5 मिनट तक पंपिंग नहीं करना है। जो जो पंपिंग करते हैं मतलब पेट को अंदर बाहर करना है हाथ से, वो तो खाली 15-20 बार पेट का जो मसल्स है उसको रिलैक्स करने के लिए हमें 15-20 बार उसको अंदर बाहर करना है, उसको पंपिंग कहते हैं। फिर जो हम गोल नकेट की मेथड को अप्लाई करते हैं उसमें हम श्वास को धीरे धीरे करके छोड़ देते हैं, कंप्लीटली छोड़ देते हैं और रोकते हैं, और फील होता है कि और श्वास अभी अंदर रह गया है, नहीं खाली हुआ है, तो दोबारा उसको छोड़ते हैं और फिर 40 सेकंड तक हम उसको रोकते हैं। अब इस तरह एक राउंड हुआ, फिर एक राउंड के बाद में फिर से श्वास लिया, फिर से छोड़ा, दूसरा राउंड किया, तीसरा राउंड किया। इस तरह आप कम से कम 5 बार 5 राउंड तो करो, और उसके बाद में शैलो ब्रीदिंग आपको करना है तो फिर शैलो ब्रीदिंग 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट इस तरह शैलो ब्रीदिंग में बढ़ते जाओ। तो दोनों को साथ साथ में आपको करना है, राउंड करने हैं, मतलब कि श्वास को बार बार रोकना है और बाद में आपको शैलो ब्रीदिंग करना है। तो इस तरह आपको करना है, और उसको राउंड को फिर बढ़ा सकते हो, 5 से 10 राउंड 15 राउंड तक भी आप कर सकते हैं, मतलब 15-20 मिनट तक भी इस एक्सरसाइज को, अकेली एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं, और इसके अंदर मैक्सिमम 5 मिनट तक आप शैलो ब्रीथिंग कर सकते हैं। तो इस तरह आपको करना है। अब मैं अनम्यूट करके कुछ पूछना है तो पूछिए। ठीक है, चलिए निकिता आपको कुछ पूछना था? हाँ बोलो बोलो निकिता, हो गया बबीता का। हाँ तो सर एक सेकंड में जो 120 हमारे अंदर जो विचार आते हैं, हाँ, तो वो हमारे 5 इंद्रिया जो है वो ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया जो है वो रिसीव करती है? नहीं, कर्मेंद्रिय नहीं, खाली ज्ञानेंद्रिय, मतलब कि जो आंख है, कान है, પછી टेस्ट है, जीवा है, ये जो स्पर्श जिसको हम कहते हैं ना, स्पर्श वगैरह वगैरह, वो 5 इंद्रिय है, उसके द्वारा इम्पल्स आते हैं। एक्चुअली तो विचार नहीं आते हैं, इम्पल्स अंदर आते हैं, और 1 सेकंड में 120 की इसकी स्पीड है। उसके बाद में जब वो ब्रेन में जाते हैं तब वहाँ ब्रेन में विचार बनते हैं। अब 120 जो इम्पल्स अंदर आए उसमें से नॉर्मल कोर्स में 50-60 विचार बन जाते हैं, पर 50-60 विचारों को भी हम पकड़ नहीं सकते, नहीं जान सकते हैं। या कोई मेडिटेशन करता है तो फिर वो विचार कम हो जाता है, 15-20-25 तक भी विचार हम कम कर सकते हैं मेडिटेशन के अंदर। पर जो बेसिकली वो 5 इंद्रिय से आता है, ज्ञानेंद्रिय से आते हैं, वो इम्पल्स आते हैं। कर्मेंद्रिय अलग चीज है, हाथ पैर, ये बोलना, ये सारी चीजें जो है वो कर्मेंद्रिय है। कर्मेंद्रिय का रोल नहीं है इसमें, ज्ञानेंद्रिय ही है। ज्ञानेंद्रिय से ही इम्पल्स अंदर आते हैं। बोलिए। ओके, हेलो। हाँ बोलिए। सर मुझे ये पूछना था कि जब हम पंपिंग करते हैं और जब हम शैलो ब्रीथिंग करते हैं तो उसका स्ट्रोक वही, मतलब दोनों का सेम नीचे, जैसे हम पंपिंग करते हैं तब भी वहीं पर नेवल से 4 उंगली नीचे फील होता है, और जब हम शैलो ब्रीथिंग करते हैं तो उसका स्ट्रोक भी वही फील होता है। हाँ हाँ, एरिया तो वही है, सेम है। हाँ, नाभि के नीचे जहाँ पेरिनियम है वहाँ ही हम ये करते हैं। ठीक है, चलिए, और किसी को प्रश्न है? नहीं तो फिर यहाँ रुकते हैं।